हेलो। इस चैप्टर में मैं कवर करूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर आपको ग्रामर में सबसे आखिर में करना है। पहले आपको बाकी चैप्टर करने हैं ग्रामर के, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे चैप्टर करने हैं। उसके बाद आपको करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक चीज से सबका समावेश है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर मैं नंबर की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आते हैं प्रेपोजिशन के बाद। प्रेपोजिशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रेपोजिशन से रिलेटेड चैप्टर बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आपको प्रेपोजिशन ढंग से समझ में नहीं आया तो फ्रेजल वर्ब ढंग से समझ में नहीं आएगा, फिल इन द ब्लैंक समझ में नहीं आएंगे। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन सेंटेंस करेक्शन में सबसे ज्यादा आते हैं। इससे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करें, पहले कुछ कंसेप्ट बिल्ड कर लेते हैं दोबारा एक बार। सब्जेक्ट क्या होता है? वैसे ये सब चीजें मैं अपने पिछले वीडियोस में कवर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार रिव्यू करना जरूरी है। सब्जेक्ट होता है जो काम को करता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सेंटेंस अगर है उसमें अगर कोई काम हो रहा है तो काम को करने वाला सब्जेक्ट है। जैसे सेंटेंस है आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रहा हूं, तो डांस कर कौन रहा है? आई, तो आई सब्जेक्ट है। तुम स्विमिंग कर रहे हो, स्विमिंग कौन कर रहा है? तुम, यानी यू सब्जेक्ट है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें एक्शन हो ही नहीं रहा होता, उसमें सब्जेक्ट को कैसे पहचाने? जैसे मान लीजिए चाबी घर के अंदर है, द की इज इन द हाउस। अब इसमें कोई काम तो हो नहीं रहा, चाबी चुपचाप घर के अंदर पड़ी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? द की। वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होता है। तो इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है इज, तो वर्ब से पहले जो आए वो सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद में जो आता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इसी तरह वो एक वकील है, ही इज ए लॉयर। इस सेंटेंस के अंदर भी कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन बात किसकी हो रही है? कोई पर्सन है, ही, उसकी बात हो रही है, तो ही सब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट पहचानना बहुत आसान है। अगर कोई काम हो रहा है तो काम को करने वाला सब्जेक्ट है, और अगर किसी की बात हो रही है और काम नहीं हो रहा है तो जिसकी बात हो रही है जिस चीज की, वो सब्जेक्ट है। अब देखते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब होता है जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, एक्शन, उसको बोलते हैं वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सेंटेंस देखिए, आई वॉक 3 miles एवरी डे, मैं रोज 3 मील चलता हूं। तो चलता कौन है? मैं, यानी आई हो गया सब्जेक्ट, और मैं क्या करता हूं? मैं वॉक करता हूं, तो वॉक हो गया वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा साथ साथ आते हैं। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का एक रिश्ता होता है, और कोई भी सेंटेंस इंग्लिश भाषा के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब के बिना बन ही नहीं सकता। सेंटेंस सब्जेक्ट जो होता है और वर्ब, एक सेंटेंस के अंदर दो चीजों का होना जरूरी है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। बाकी कुछ होना हो, कम से कम ये दो चीजें होनी ही चाहिए। और ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब का मतलब ये एक्शन दिखा रहा है कि कोई काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। इसमें ही है जाने वाला, तो ही हो गया सब्जेक्ट, और गोज हो गया वर्ब। इसी तरह मैं भगवान की पूजा करता हूं, आई प्रे टू गॉड, तो प्रे हो गया एक्शन यानी कि वर्ब, और आई हो गया सब्जेक्ट। दूसरे तरह के वर्ब होते हैं जिन्हें बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में कोई काम नहीं हो रहा होता, ये सिंपल लिंक करते हैं एक सब्जेक्ट को सेंटेंस में किसी और शब्द के साथ जो उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है या उस शब्द की विशेषता बताता है। लिंकिंग वर्ब के लेफ्ट में और राइट में जो चीजें हैं वो एकदम सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं टायर्ड हूं, मैं थका हुआ हूं। इसमें अगेन कोई काम नहीं हो रहा, यानी ये एक्शन वर्ब नहीं है। और मैं थका हुआ हूं, इसमें ये आई कौन है? मैं। और ये टायर्ड पर्सन कौन है? ये भी मैं हूं। यानी वर्ब जो इसको लिंक कर रही है दोनों को, वो है एम। तो एम है लिंकिंग वर्ब, जिसमें आई भी मैं ही हूं और टायर्ड भी मैं ही हूं। एम ने क्या किया? सिर्फ लिंक किया। वो एक डॉक्टर है, इसमें ही और डॉक्टर एक ही पर्सन है। और वर्ब है इज। इज ने क्या किया? सिर्फ ही और ए डॉक्टर को लिंक किया, यानी ये है लिंकिंग वर्ब। इसी तरह हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यहां पे बेस्ट फ्रेंड्स मान लीजिए ये दो लोग हैं, एक ये और एक ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और ये वी कौन है? यही सेम दोनों लोग हैं, यही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आर ने क्या किया? सिर्फ दोनों को लिंक कर दिया, यानी ये लिंकिंग वर्ब है। तीसरी वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है जो सेंटेंस बनाने के काम आती है, उसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मैं होमवर्क कर रहा हूं, आई एम डूइंग होमवर्क। इसमें वर्ब क्या है? एम डूइंग। लेकिन एम डूइंग में भी असली वर्ब है डूइंग। एम क्या कर रहा है? सिर्फ इसको लिखने में हेल्प कर रहा है। आई एम डूइंग होमवर्क, तो एम हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग मेन वर्ब है। इसी तरह आई हैव रिटन ए लेटर, इसमें रिटन है मेन वर्ब, राइट, रोट, रिटन। हैव क्या है?
हैव हेल्पिंग वर्ब है। तो सेंटेंस बनाने में जो वर्ब हेल्प करती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। सो सबसे कॉमन जो हेल्पिंग वर्ब है वो है ये इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड। इनको यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अब सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब क्या होते हैं। जब कोई मैं सेंटेंस बनाता हूं तो मेरे को सिर्फ दो चीजों से मतलब होना चाहिए, एक तो सब्जेक्ट से और एक वर्ब से। अब सब्जेक्ट और वर्ब एक वचन भी हो सकते हैं, बहुवचन भी हो सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। मान लो अगर मैं बोलता हूं कि मैं स्कूल जाता हूं, तो इसमें मैं अकेला हूं, मैं स्कूल जाता हूं, यानी मैं एक वचन हूं। अगर मैं बोलता हूं हम स्कूल जाते हैं, यानी हम क्या हैं, बहुत सारे लोग हैं, यानी सब्जेक्ट कौन है, हम, यानी हम प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर से प्लूरल जब हम बनाते हैं, हमने नाउन्स चैप्टर के अंदर देखा था कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी हम एस लगाते हैं, कभी हम ई एस लगाते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा उसमें एस नहीं लगता, प्लूरल वालों में जनरली एस लगता है। लेकिन वर्ब के केस में ये उल्टा हो जाता है। अगर सिंगुलर वर्ब है तो उसमें एस लगता है और प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता है। आइए इसको देखते हैं उदाहरण के तौर पर। अब ये देखिए, वो कहानी लिखती है, यानी शी राइट्स ए स्टोरी। वो लोग कहानी लिखते हैं, दे राइट ए स्टोरी। इसमें शी क्या है, एक वचन, सिंगुलर, अकेली लड़की है, लेकिन वर्ब के बाद में एस लगेगा। यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में से एस हट जाता है। इसलिए आप लिखेंगे दे राइट ए स्टोरी। सो ये है रूल, आपका गोल्डन रूल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस नहीं लगेगा। जैसे डॉग अकेला है तो एस नहीं लगेगा, लेकिन अगर बहुत सारे डॉग होते तो आप बोलते डॉग्स। अब मेरे को लिखना है कि डॉग भौंकता है, तो मैं क्या बोलूंगा, द डॉग बार्क्स। एक ही डॉग है तो सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है होता है तो वर्ब में एस लग जाता है। यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लग गया। लेकिन अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट में एस लग जाता है, वर्ब में से एस हट जाता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, डॉग्स, यानी बहुत सारे डॉग्स, इसलिए ये प्लूरल है। लेकिन वर्ब क्या लगेगी, वर्ब में से एस हट जाएगा, यानी द डॉग्स बार्क। सो फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर वर्ब जो होती है वो एस में खत्म होती है, जैसे डॉग बार्क्स और डॉग्स बार्क। यहां पे डॉग अकेला है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, यानी बार्क्स। यानी नाउन और वर्ब आपस में बिल्कुल उल्टी तरह से काम करते हैं। अगर नाउन का बहुवचन बनाना है तो एस लगा दो, जैसे चेयर्स, मैप्स, डॉग्स, कैट्स। लेकिन अगर वर्ब का प्लूरल बनाना है तो एस हटा दो। सो ये एक टिपिकल एग्जांपल है, द बैलून्स। अब बैलून्स क्या है, बहुत सारे गुब्बारे, यानी नाउन के अंदर मैंने एस लगा दिया। तो वर्ब कैसी होगी, जब नाउन सिंगुलर है, यहां पे नाउन कैसा है, ये एस लगाए, यानी नाउन प्लूरल है, तो प्लूरल है यानी वर्ब भी प्लूरल होगी। प्लूरल के साथ प्लूरल लगता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगता है। तो बैलून्स का क्या होगा, बैलून टेबल पर है, यानी द बैलून्स आर ऑन द टेबल। लेकिन अगर एक ही गुब्बारा है तो क्या बोलोगे, द बैलून इज ऑन द टेबल। तो यहां पे दोनों ही सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। फर्क इतना है, सिंगुलर नाउन में एस नहीं लगता है और प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता है। सिंगुलर वर्ब में एस लगता है, प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता है। बस ये आपको याद रखना है। अब इसमें सबसे पहले वैरायटी देखते हैं क्वेश्चन की कैसे आती है। सबसे पहली वैरायटी सबसे सिंपल तरह की आती है, सब्जेक्ट और वर्ब का रिश्ता होना चाहिए। यानी जब चेक करना है आपको सेंटेंस के अंदर की वर्ब कौन सी लगेगी, तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट चेक करना है। बीच में अगर कोई और चीज आ जाती है तो उससे आपका मतलब नहीं होना चाहिए। वर्ब का रिश्ता सिर्फ सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यह है, आप सब्जेक्ट पहचान लो। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटेंस के अंदर। आइए इसको उदाहरण के साथ देखते हैं। अब ये देखिए, द वर्स्ट गार्डन पेस्ट आर स्क्वेरल्स। सबसे गंदे जो कीड़ा है वो गिलहरियां होती हैं। सेंटेंस ये बोल रहा है। अब इसमें सबसे गंदा कीड़ा, द वर्स्ट गार्डन पेस्ट। अब पहले सबसे पहला काम ये कीजिए, सेंटेंस में वर्ब पहचानिए। वर्ब है आर। अब आपको ये डिसाइड करना है ये सेंटेंस ठीक है या गलत है। वर्स्ट गार्डन पेस्ट आर स्क्वेरल्स,
ये जो स्क्वेरल है यानी गिलहरी है बहुत सारी है क्योंकि लिखा है स्क्वेरल्स, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले लगता है और वर्ब क्या है? वर्ब है आर। तो आर से पहले सब्जेक्ट क्या है? पेस्ट, यानी इसका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो पेस्ट है, वो स्क्वेरल्स नहीं है। तो पेस्ट कैसा है? सिंगुलर, क्योंकि पेस्ट का प्लूरल क्या हो जाता है? पेस्ट्स। लेकिन पेस्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। लेकिन यहां पे तो आर लगाया हुआ है और आर प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। आर का सिंगुलर क्या होता है? इज। तो ये सेंटेंस एकदम गलत है। यहां पे आंसर होना चाहिए द वर्स्ट बैकयार्ड पेस्ट इज स्क्वेरल्स। इससे फर्क नहीं पड़ता गिलहरी एक है कि गिलहरी हजार है, गिलहरी से इस सेंटेंस में फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही नहीं। इसीलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानो और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाओ। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं, बहुत गलतियां होती हैं इसमें। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड, स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ गया है। अब अपने आप से ये पूछिए इस सेंटेंस में कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम हुआ है, नंबर बढ़ गया है, यानी काम हुआ है। लेकिन काम किसका हुआ है? क्या चीज बढ़ गई है? स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं या नंबर बढ़ गया है स्टूडेंट्स का? स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ गया है, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट स्टूडेंट्स नहीं है, नंबर है। तो नंबर क्या है? यहां पे नंबर लिखा है या मैंने नंबर्स लिखा है इस सेंटेंस में? अब ये डिसाइड कीजिए। मैंने लिखा है नंबर, यानी ये एक वचन है, सिंगुलर है, क्योंकि अगर बहुवचन होता तो मैं नंबर्स लिखता, यानी वर्ब भी कैसी होगी? सब्जेक्ट के हिसाब से एक वचन ही होगी। लेकिन यहां पे वर्ब क्या लिखी है मैंने? हैव, तो हैव नहीं होगा, हैव बहुवचन होता है, यहां पे क्या होगा? हैज। तो सही आंसर है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज इंक्रीज्ड। इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट एक है कि हजार है, स्टूडेंट सब्जेक्ट है ही नहीं, यहां पे सब्जेक्ट है नंबर और नंबर है सिंगुलर। तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब लगेगी, नंबर के हिसाब से वर्ब लगेगी, स्टूडेंट्स के हिसाब से नहीं लगेगी। इसीलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना सबसे जरूरी है। आइए और अभ्यास करते हैं। वर्ड और फ्रेज कम बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन मान लो इस तरह का हो कि आपको एक सेंटेंस दे दिया और उसमें सब्जेक्ट दे दिया और वर्ब दे दिया और बीच में कुछ है ही नहीं, तो बहुत आसान हो जाएगा। आप सब्जेक्ट आसानी से पहचान लोगे और वर्ब आसानी से पहचान लोगे और उसके हिसाब से एडजस्ट कर दोगे। कंफ्यूज करने के लिए ये बीच में बहुत लंबा सेंटेंस बना देते हैं जिससे आप सब्जेक्ट पहचान ही ना पाओ। फॉर एग्जाम्पल अब ये सेंटेंस देखो, द डॉग हु लाइक्स टू चेज माई कैट्स हैव रन अवे। वो कुत्ता जो मेरी बिल्लियों को डरा के भगा देता है वो भाग गया है। अब इसमें कौन भाग गया है? कुत्ता। और कुत्ता एक है या दो है या बहुत सारे हैं? कुत्ता तो सिर्फ एक है। और अगर जब कुत्ता सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का और वो सिर्फ एक है तो वर्ब भी एक ही लगेगी यानी सिंगुलर लगेगी। लेकिन यहां पे वर्ब क्या लगी है? हैव। तो ये हैव तो बहुवचन है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा हैज में। तो सेंटेंस होगा सही, द डॉग हु लाइक्स टू चेज माई कैट्स हैज रन अवे, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट द डॉग है, कैट्स नहीं है। अब अगर कोई दो चीजें, दो सब्जेक्ट, उनके बीच में एंड आ जाता है तो वो प्लूरल हो जाते हैं, यानी एक और एक मिलके, दो एक वचन मिलके एक बहुवचन हो जाते हैं। 1 + 1 = 2। फॉर एग्जाम्पल जैक अकेला है यानी सिंगुलर है, जिल भी अकेला है यानी सिंगुलर है। तो इनके साथ लेकिन बीच में एंड लग गया तो दोनों मिलके ये बहुवचन का काम करेंगे। इसे बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ नंबर। दो नंबर सिंगुलर मिलके प्लूरल बना देते हैं। इसीलिए आप ये नहीं बोलेंगे जैक एंड जिल वॉक्स अप द हिल, आप बोलेंगे जैक एंड जिल वॉक अप द हिल। क्योंकि जैक अकेला है तो आप बोल सकते हैं जैक वॉक्स अप द हिल, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगता है। लेकिन यहां पे दो लोग हो गए तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है और प्लूरल वर्ब के अंदर एस नहीं लगता है। सो सही आंसर है जैक एंड जिल वॉक अप द हिल। आइए एक और चीज देखते हैं इसी तरह से। मान लो राम आ रहा है तो मैं बोलूंगा राम इज कमिंग, राम आ रहा है। राम अकेला है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर लगाई है, इज लगाया है, आर नहीं लगाया है। मान लो मैं बोलता हूं श्याम आ रहा है तो श्याम इज कमिंग। लेकिन अगर मुझे दोनों सेंटेंस को जोड़ के लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? राम एंड श्याम इज हो जाएगा आर, क्योंकि राम था अकेला, श्याम भी था अकेला, लेकिन 1 + 1 मिलके हो गया 2। तो यहां पे 1 + 1 = 2, क्योंकि बीच में लग गया एंड, इसीलिए वर्ब हो गई प्लूरल। राम एंड श्याम इज कमिंग नहीं, राम एंड श्याम आर कमिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सेंटेंस देखें कि जहां पे एंड दिख गया वहां पे आप सीधा प्लूरल लगा देंगे। अगर एंड का एंड एक और एक दो करता है तो ही आप प्लूरल बनाएंगे वर्ब को। अगर वो एंड
एक वचन में ही रखता है चीजों को, तो फिर आप उसे प्लूरल नहीं बनाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखिए, सीता और गीता खेल रही थी, इसमें क्या आएगा? वॉज आएगा कि वर आएगा? अब सीता खेल रही थी, सीता अकेली थी, गीता खेल रही थी, गीता अकेली थी, लेकिन बीच में लग गया एंड, यानी दोनों, यानी बहुवचन हो गया, तो आप इसमें लगाएंगे वर, ना कि वॉज, क्योंकि बहुवचन हो गया। लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, सीता और गीता बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत शानदार फिल्म थी। क्या यहां पे सीता और गीता दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही पिक्चर का नाम है? तो सीता और गीता यहां एक ही पिक्चर है, यानी यहां पे एंड एक और एक दो नहीं कर रहा, यानी यहां पे आप बहुवचन नहीं लगाओगे, आप बोलोगे सीता एंड गीता वॉज ए गुड मूवी, ना कि वर ए गुड मूवी। इसलिए ऐसा नहीं है किसी भी सेंटेंस में आप एंड देखें और सीधा बहुवचन लगा दें, आपको सेंटेंस ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर उसमें एंड बहुवचन बना रहा है चीजों को, तो ही बहुवचन वाली वर्ब लगेगी, वरना एक वचन वाली ही लगेगी। इस तरह ये कुछ और सेंटेंस देखते हैं। छोला और भटूरा टेस्टी होते हैं, यहां पे बीच में एंड लगाए, लेकिन छोला और भटूरा एक ही डिश होती है, इसीलिए इज लगाए। सो छोला एंड भटूरा आर टेस्टी नहीं, छोला एंड भटूरा इज टेस्टी, क्योंकि छोला और भटूरा एक ही डिश है, एक ही व्यंजन है। इसी तरह फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स अलग अलग डिश नहीं होते, फिश के साथ ही चिप्स खाए जाते हैं। सो फिश एंड चिप्स एक ही डिश है, बेशक बीच में एंड लगाए। सो इसीलिए यहां पे आप इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे? यहां पे आप इज लगाएंगे। आप बोलेंगे फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। इसी तरह से ये सेंटेंस देखिए, मेरा फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड आ गया है। यहां पे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड, इनके बीच में एंड जरूर लगाए, लेकिन ये तीन अलग अलग व्यक्ति नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है। इसीलिए मैं यहां पे हैज या हैव में से कैसे डिसाइड करूं? क्योंकि ये मेरा फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड एक ही व्यक्ति है, इसलिए मैं यहां पे हैज लगाऊंगा, हैव नहीं लगाऊंगा। अगर ये तीन अलग अलग व्यक्ति होते तो मैं हैव लगाता। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। स्लो एंड स्टडी विन द रेस या विंस द रेस। अब यहां पे बीच में एंड लगाए, लेकिन फिर भी स्लो और स्टडी एक ही चीज होती है, इनको एक साथ ही बोला जाता है। ये टाइटल है, तो ये एक ही टाइटल है, यानी एक वचन है, इसलिए मैं लगाऊंगा विंस द रेस, क्योंकि जब एक वचन होता है तो वर्ब के अंदर एस लग जाता है। अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक एक करके सारे रूल्स डिटेल के अंदर। इसमें मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, सीधे सीधे आपको रूल याद करने हैं और क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं। अब देखिए, सबसे पहला रूल क्या है? अगर मैंने दो वर्ब के बीच में एंड लगाया था तो एक और एक दो हो जाते थे और मैं बहुवचन बना देता था। लेकिन अगर दो वर्ब के बीच में एंड नहीं लगता, दो सब्जेक्ट के बीच में एंड नहीं लगता, उसकी बजाय कोई और शब्द लगता है, तो वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी, जो बाद में लिखा है उसके साथ एग्री नहीं करेगी। और ये सारे शब्द हैं जो बीच में लग सकते हैं एंड की बजाय। पहले आप इन शब्दों को याद कर लीजिए ढंग से। शब्द है विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, accompanied by, in addition to और as well as। अगर किसी सेंटेंस में ये शब्द आ जाते हैं तो इनके बाद में जो लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इनके पहले जो शब्द लिखा है सिर्फ वो डिटरमाइन करेगा कि वर्ब कैसी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस देखिए, राम एंड श्याम आर कमिंग टू द पार्टी। राम और श्याम दोनों पार्टी में आ रहे हैं। ये सेंटेंस एकदम ठीक है, क्योंकि राम एक है, श्याम भी एक है, लेकिन बीच में लग गया एंड, तो राम और श्याम मिलके एक और एक हो गए दो, यानी बहुवचन, इसलिए मैंने लगा दिया आर। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? राम एज वेल एज श्याम इज या आर? आपको ये डिसाइड करना है, इज आएगा कि आर आएगा कमिंग टू द पार्टी। इसका मतलब भी बिल्कुल वही है कि राम और श्याम पार्टी में दोनों आ रहे हैं, लेकिन मैंने यहां पे एंड नहीं लिखा है, एंड की बजाय मैंने लिखा है एज वेल एज। और आप जानते हैं, जब भी मैं लिखता हूं एज वेल एज, मैंने आपको 6-7 शब्द बताए हैं, जैसे विद, एज वेल एज, accompanied by, टुगेदर विद। जब भी इस तरह के शब्द आते हैं तो इनमें सेंटेंस एक और एक मिलके दो नहीं बनाता, बल्कि जो वर्ड है उससे पहले जो सब्जेक्ट है सिर्फ वो देखा जाता है। यानी इसमें राम और श्याम में सिर्फ राम इंपॉर्टेंट है, श्याम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एज वेल एज शब्द के पहले जो लिखा है सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से वर्ब लगेगी। तो इसमें वर्ब सिर्फ राम के हिसाब से लगेगी, यानी राम अकेला पड़ गया, राम अकेला पड़ गया तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। राम और श्याम मिलके एक और एक दो नहीं बना सकते, इसीलिए यहां पे आंसर होगा इज। राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग टू द पार्टी, आर नहीं होगा। आइए इसका और अभ्यास करते हैं। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, अमित accompanied by his wife has या have gone for the dinner। अमित अपनी पत्नी के साथ डिनर करने गया है।
इसमें आप क्या भरेंगे, हैज या हैव। अब यहां पे अमित अपनी पत्नी के साथ गया है, मैंने लगाया है अकम्पनीड बाय। और अकम्पनीड बाय जब मैं लगाता हूं तो अकम्पनीड बाय से पहले जो लिखा है सिर्फ वो डिटरमाइन करेगा, वो डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या लगी है। यानी अकम्पनीड बाय के बाद क्या है, हिज वाइफ। हिज वाइफ से फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस पे, सिर्फ अमित से फर्क पड़ेगा। यानी अमित अकेला है तो अमित डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या लगेगा। अमित है एक वचन, इसलिए यहां भी वर्ब लगेगी एक वचन। हैज और हैव में एक वचन कौन सी है, हैज, तो आंसर है अमित हैज गॉन फॉर डिनर। इसी तरह से ये वाला देखते हैं, ऑल द बुक्स इंक्लूडिंग योर्स इज या आर इन द कबर्ड। जितनी भी किताबें हैं तुम्हारी इंक्लूड करके, यानी तुम्हारी भी, वो सब कबर्ड में रखी हैं। अब इसमें इज आएगा कि आर आएगा। अब इसमें इंक्लूडिंग से पहले जो आएगा सिर्फ वो डिटरमाइन करेगा, वो डिसाइड करेगा वर्ब। तो इंक्लूडिंग से पहले क्या है, ऑल द बुक्स, और बहुत सारी किताबें, ऑल द बुक्स मतलब सारी किताबें, यानी बहुवचन, यानी वर्ब कैसी आएगी, आर। तो इसका आंसर है आर। अब देखते हैं दूसरा रूल। जब सेंटेंस और या नॉर से ज्वाइन हो जाते हैं तो सब्जेक्ट होंगे वो कंबाइन नहीं होंगे, यानी 1 + 1 = 2 नहीं होगा। लेकिन फर्क इतना है, तब जो बाद में आएगा यानी फिल इन द ब्लैंक के सबसे नजदीक जो होगा उस पे डिपेंड करेगा कि वर्ब कौन सा आएगा। ये बिल्कुल उल्टा केस है। जब मैंने पिछले वाले शब्द देखे जैसे अकम्पनीड बाय, विद, टुगेदर विद, उनमें शब्द के पहले वाला डिसाइड करेगा, इनमें शब्द के बाद वाला डिसाइड करेगा कि वर्ब कौन सा आएगा। आइए उदाहरण के तौर पे देखते हैं। मान लो किसी पार्टी में राम आ रहा है तो आप बोलेंगे राम इज कमिंग, और मान लीजिए राम के दोस्त भी आ रहे हैं तो आप बोलेंगे हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। ये बिल्कुल ठीक है, राम अकेला है तो इज, और उसके दोस्त बहुत सारे हैं तो आर। और जब आपने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के लिखा तो आप क्या लिखेंगे, राम एंड हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। और यहां पे आर ही रहेगा क्योंकि राम है एक और हिज फ्रेंड्स है बहुत सारे, तो एक और बहुत सारे मिलके हो गए बहुत सारे, यानी वर्ब होगा आर। लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, राम आ रहा है यानी राम इज कमिंग, ठीक है। हिज फ्रेंड्स आ रहे हैं यानी हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। लेकिन अब आप बोलना चाहते हैं कि राम या उसके दोस्त आ रहे हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक आ रहा है, या तो राम आएगा या उसके दोस्त आएंगे। तो यहां पे आप इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे, राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग या इज कमिंग। क्योंकि अगर मान लो राम आता है तो मेरे को इज लगाना पड़ेगा क्योंकि राम अकेला है, लेकिन अगर उसके दोस्त आ जाते हैं तो मेरे को आर लगाना पड़ेगा क्योंकि उसके दोस्त बहुत सारे हैं। तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, इज लगाऊंगा कि आर लगाऊंगा, और मुझे ये पता नहीं है कि कौन आ रहा है, हो सकता है कोई भी आ जाए। तो इसमें कैसे डिसाइड करें, इसीलिए इसमें कैसे डिसाइड करेंगे, फिल इन द ब्लैंक के नजदीक जो है वो डिसाइड करेगा। तो फिल इन द ब्लैंक है मेरा ये, ज्यादा नजदीक कौन सा है, राम या उसके दोस्त, तो ज्यादा नजदीक है उसके दोस्त, और उसके दोस्त हैं बहुवचन यानी प्लूरल, तो वर्ब भी होगी प्लूरल, आंसर है आर कमिंग। आइए एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक माइक्रोफोन है और स्पीकर्स हैं, और मुझे नहीं पता कौन सा टूटा हुआ है, तो मैं लिखूंगा आइदर द माइक्रोफोन और द स्पीकर्स आर ब्रोकन। अब यहां पे माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन एक वचन है, सिंगुलर है, लेकिन स्पीकर्स प्लूरल है। अब मुझे बोलना है या तो माइक्रोफोन टूटा हुआ है या स्पीकर्स टूटे हुए हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक क्या है, फिल इन द ब्लैंक ये है, और फिल इन द ब्लैंक के नजदीक है स्पीकर्स, और स्पीकर्स प्लूरल है, इसलिए यहां पे आर आएगा, इज नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, आइदर द स्पीकर्स और द माइक्रोफोन इज ब्रोकन, यानी या तो स्पीकर्स टूटे हुए हैं या माइक्रोफोन टूटा हुआ है, तो फिल इन द ब्लैंक के नजदीक है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन है सिंगुलर एक वचन, इसलिए यहां पे इज आएगा। तो फिल इन द ब्लैंक के नजदीक जो आता है, जब एक सेंटेंस के अंदर सिंगुलर भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है और दोनों के बीच में और या नॉर है, तो जो फिल इन द ब्लैंक के पास होगा वो डिसाइड करेगा कि वर्ब कौन सी आएगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वांट टू स्टे लेट, यानी टीचर यहां पे क्या है, एक वचन सिंगुलर, लेकिन स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं यानी प्लूरल, और फिल इन द ब्लैंक है ये, फिल इन द ब्लैंक के पास कौन सा है, सिंगुलर वाला या प्लूरल वाला, तो फिल इन द ब्लैंक के पास है प्लूरल वाला, यानी प्लूरल वर्ब आएगी, तो वर्ब इसलिए लिखी है वांट। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को उल्टा करके लिख दूं, पहले स्टूडेंट्स लिख दूं फिर टीचर लिख दूं, तो फिल इन द ब्लैंक के नजदीक टीचर हो गया, और टीचर सिंगुलर है, सिंगुलर के अंदर वर्ब में एस लग जाता है, यानी आप लिखेंगे वांट्स। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर नाइदर और नॉर हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद
नाइदर, नॉर और ये जो शब्द हैं इनमें फिल इन द ब्लैंक के पास वाला डिसाइड करेगा। लेकिन अगर एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, अकम्पनीड बाय, इंक्लूडिंग इस तरह के शब्द हैं तो जो पहले लिखा है उन शब्दों से वो डिसाइड करेगा कि वर्ब कौन सी आएगी। इसकी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है और अभ्यास करना है। अब देखिए इनमें आपको कुछ अभ्यास करवाता हूं, बताइए क्या आएगा। वीडियो को यहीं रोक दीजिए, पहले खुद ट्राई कीजिए। वन ऑफ द बॉयज इज या आर सपोज टू डू इट, और दूसरा है द मैन विद ऑल हिज चिल्ड्रन इज या आर रनिंग। तो इसमें आपको बताना है इज आएगा कि आर आएगा। वन ऑफ द बॉयज इज सपोज टू डू इट या आर सपोज टू डू इट। अब इसमें सब्जेक्ट पहचानिए, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, ये काम जो भी करना है ये किसको करना है, वन ऑफ द बॉयज, यानी बॉयज तो बहुत सारे हैं लेकिन करना एक को है, यानी सिंगुलर, यानी इज आएगा। तो सेंटेंस को ध्यान से देखना है और सब्जेक्ट पहचानना है। इसमें एक लड़का काम करेगा बहुत लड़कों में से, तो सब्जेक्ट एक लड़का हो गया, बहुत सारे लड़के नहीं हुए। तो ऐसा नहीं है, यहां पे आप देखें बॉयज और बॉयज प्लूरल है तो आप लगा दें आर, नहीं। अगले वाला द मैन विद ऑल हिज चिल्ड्रन इज या आर रनिंग। अब यहां पे मैन एंड ऑल हिज चिल्ड्रन नहीं है, मैन विद ऑल हिज चिल्ड्रन है। और आप जानते हैं जब भी सेंटेंस में विद आता है तो विद से पहले वाला डिसाइड करता है कि वर्ब कौन सी आएगी, और विद से पहले क्या है, मैन, और मैन है बेचारा अकेला, यानी यहां पे इज आएगा। सो आंसर है द मैन विद ऑल हिज चिल्ड्रन इज रनिंग। इसका एक और बहुत अच्छा शॉर्टकट बताता हूं, सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट कर लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है द मैन विद ऑल हिज चिल्ड्रन इज या आर रनिंग, यानी ये सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलूंगा, आदमी अपने बच्चों के साथ दौड़ रहा है, यानी आदमी दौड़ रहा है, दौड़ रहे हैं नहीं बोलूंगा, दौड़ रहा है यानी एक वचन, यानी इज रनिंग। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, जब दो वस्तुएं या दो क्वालिटीज एक ही सब्जेक्ट की होती हैं, एक ही आदमी की होती हैं, या एक ही सब्जेक्ट की होती हैं, तो वर्ब एक सिंगुलर होती है, प्लूरल नहीं होती, बेशक बीच में एंड लगे या कुछ और लगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये सेंटेंस देखिए, हिज मनी एंड पॉपुलैरिटी इज या आर ऑन द डिक्लाइन, यानी उसका पैसा और उसकी शोहरत दोनों कम हो रहे हैं। अब इसमें जो मनी है वो किसकी है, वो इसकी है, हिज की, उस पर्सन की, और पॉपुलैरिटी किसकी है, पॉपुलैरिटी भी हिज की है, यानी दो क्वालिटीज एक ही सब्जेक्ट की हैं, यानी यहां पे वर्ब सिंगुलर आएगी, क्योंकि जब दो क्वालिटीज एक ही सब्जेक्ट की होती हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। तो यहां पे होगा इज, हिज मनी एंड पॉपुलैरिटी इज ऑन द डिक्लाइन। अब ये वाला देखते हैं सेंटेंस, पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर, गरीबी और बुरा वक्त एक साथ आते हैं। अब इसमें पॉवर्टी एक अलग चीज है, मिजरी एक अलग चीज है, ये दोनों क्वालिटीज किसी सेम चीज की नहीं है, तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसीलिए एक और एक मिलके दो हो जाएंगे यहां पे, और एक वचन नहीं होगा, बहुवचन होगा, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कम, ना कि कम्स। लेकिन अगर मैं बोलूं हिज पॉवर्टी एंड मिजरी इज अ कॉज फॉर कंसर्न या आर अ कॉज फॉर कंसर्न, मान लीजिए अगर मैं इसमें आपको चॉइस दूं इज आएगा कि आर आएगा, अब ये गरीबी किसकी है, हिज की, और मिजरी यानी बुरा वक्त किसका है, वो भी इसका है, यानी दो क्वालिटीज एक ही पर्सन की हैं यहां पे, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी यहां पे इज आएगा, आर नहीं आएगा। सो आई होप इस एग्जांपल से आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं, जब सेंटेंस के दो सब्जेक्ट उनमें अलग अलग आर्टिकल लगता है, मतलब अलग अलग लोगों की बात हो रही है, लेकिन जब सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं और सिर्फ एक में ही आर्टिकल लगता है तो मतलब एक ही पर्सन की बात हो रही है, ये आपको याद रखना है। और आर्टिकल क्या होते हैं, ए, एन और दा को बोलते हैं आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों सेंटेंस देखिए, इनमें बताइए क्या डिफरेंस है। पहले वाला है द पॉलिटिशियन एंड द बिजनेसमैन हैव अराइव्ड, और दूसरा है द पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन हैज अराइव्ड। डिफरेंस ये है, पहली बात तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक हैं और दोनों में फर्क बता देता हूं। द पॉलिटिशियन एंड द बिजनेसमैन, इसमें देखिए दोनों के आगे अलग अलग दा लगा हुआ है, यानी दोनों के आगे अलग अलग आर्टिकल लगे हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं ये, इसीलिए दो अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों के बीच में एंड लग गया है, यानी 1 + 1 = 2 हो गया है, इसीलिए मैंने बहुवचन लगाया है, क्योंकि दो व्यक्ति हैं यानी बहुवचन, इसलिए मैंने हैव लगाया है। पॉलिटिशियन अलग है, बिजनेसमैन अलग है, क्योंकि दोनों के आगे अलग अलग आर्टिकल लगे हैं, अलग अलग दा लगा है। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस देखिए, द पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन हैज अराइव्ड,
इसमें पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन एक ही व्यक्ति है, वही व्यक्ति पॉलिटिशियन है और वही व्यक्ति बिजनेसमैन भी है, इसीलिए सिर्फ एक ही दा लगाए, दोनों के आगे अलग अलग दा नहीं लगाए। तो ये एक ही व्यक्ति है, इसलिए हैज का इस्तेमाल हुआ है, एक वचन का हैव का इस्तेमाल नहीं हुआ है। चलिए इसमें बताइए कौन सा ठीक है, ये आपके लिए अभ्यास है। हिटलर एक महान वक्ता और पॉलिटिशियन था। हिटलर वॉज ए ग्रेट पॉलिटिशियन एंड ए ग्रेट ओरेटर। तो इसमें कौन सा ठीक है? अब देखिए, इसमें ए है आर्टिकल और ओरेटर के आगे ए लगा दिया है, पॉलिटिशियन के आगे ए नहीं लगाया है। इसमें नीचे वाले में ओरेटर के आगे भी ए लगाए अलग से और पॉलिटिशियन के आगे भी अलग से ए लगाए, यानी ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन मैं दो अलग अलग व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं हिटलर की ही बात कर रहा हूं। वही ग्रेट ओरेटर था और वही पॉलिटिशियन था, तो आंसर है फर्स्ट। अब इन शब्दों पे ध्यान से नजर डालिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हैं, इसलिए मैंने इनको प्रोनाउन में भी कवर किया है, लेकिन इन सबको मैंने यहां भी कवर किया है। इन सारे शब्दों के साथ हमेशा सिंगुलर लगता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ये शब्द कौन कौन से हैं? ईच वन, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, नोबडी, समबडी, समवन, नो वन और एनीबडी। यानी ये जो शब्द इस तरह के होते हैं, कोई भी या हर कोई, हर एक, सब कोई, इन शब्दों के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है। और उसका कारण ये है क्योंकि ये शब्द प्लूरैलिटी को, बहुवचनता को एक वचनता में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी प्लूरैलिटी को सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये सारे शब्द, ये आपका गोल्डन रूल है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं नेचर के अंदर, यानी ये बांट देते हैं। क्या बांटते हैं? ये प्लूरैलिटी को सिंगुलैरिटी में बांट देते हैं, इसीलिए ये सिंगुलर बन जाते हैं और इनमें सिंगुलर वर्ब लगती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ उदाहरण है। एवरीवन इज सपोज टू डांस, हर एक को डांस करना है, यानी हर एक को, एक मतलब सिंगुलर। हालांकि ये बहुत सारे लोग हैं जिनको आप ये बोल रहे हो। मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं और वहां पे 50 लोग हैं और आप स्टेज पे खड़े होकर अनाउंस करते हैं कि डांस हर एक को करना पड़ेगा। हर एक को मतलब आपने जो बहुवचनता थी, यानी जो प्लूरैलिटी थी, 50 लोग थे, बहुवचन थे, उनको सिंगुलर में बांट दिया एक बोल के कि हर एक को डांस करना पड़ेगा। यानी आप बोलेंगे एवरीवन इज सपोज टू डांस, वर्ब सिंगुलर लगेगी, प्लूरल नहीं लगेगी, जबकि लोग बहुत सारे हैं, इसीलिए ये सारे शब्द, इनमें वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो आंसर है और आपको बोलना है दोनों में से कोई भी जवाब चलेगा, तो आप बोलेंगे आइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, क्योंकि आइदर के साथ इज लगेगा, वर्ब सिंगुलर लगेगी। इसी तरह से ईच वन ऑफ दीज क्वेश्चंस इज डिफिकल्ट, यहां पे भी इज लगेगा और यहां पे एग्जाम में जनरली ये सिंगुलर वर्ब की बजाय प्लूरल लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच वन ऑफ दीज क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट लिख देंगे और आपसे पूछेंगे इस सेंटेंस में क्या गलती है, तो आपको आर को इज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सेंटेंस है ईच ऑफ माई क्लासेस आर डिफिकल्ट, मेरी जितनी भी क्लासेस हैं सारी मुश्किल हैं, यानी मैं बोलना चाह रहा हूं मेरी जितनी भी क्लासेस हैं हर एक, क्योंकि ईच का मतलब होता है हर एक, इसीलिए हर एक, एक मतलब सिंगुलर, इसीलिए यहां पे वर्ब सिंगुलर लगेगी, आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। सो सही आंसर है ईच ऑफ माई क्लासेस इज डिफिकल्ट। इसी तरह से एक और शब्द है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है मैनी ए। मैनी ए का मतलब होता है बहुत सारे, लेकिन मैनी ए के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है बहुत सारी पतंगे, तो आप बोलेंगे मैनी काइट्स, मैनी मतलब बहुत सारी, या आप बोलेंगे मैनी अ काइट, एक ही बात है, दोनों का मतलब है बहुत सारी पतंगे, बोलने के तरीके अलग अलग है। अगर मैनी शब्द लगाएंगे तो उसके साथ बहुवचन लगाएंगे मैनी काइट्स, लेकिन मैनी के साथ अगर ए लगा देते हैं तो सिंगुलर लगेगा, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। अगर आपको बोलना है बहुत सारी किताबें, तो आप बोलिए मैनी बुक्स, या बोलिए मैनी ए बुक, दोनों का मतलब है बहुत सारी किताबें। सो मैनी बॉयज आर कमिंग टू द पार्टी, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे बच्चे पार्टी में आ रहे हैं, मैनी बॉयज आर कमिंग टू द पार्टी। लेकिन अगर आप बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, तो मैनी बॉयज की बजाय आप ये भी बोल सकते हैं मैनी अ बॉय। तो मैनी प्लस प्लूरल नाउन इज इक्वल टू मैनी प्लस ए प्लस सिंगुलर नाउन, और नाउन जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। तो फर्क सिर्फ इतना आ जाएगा, यहां पे मैनी अ बॉय के बाद इज आएगा, आर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बताइए क्या आएगा, ये आपके लिए अभ्यास है।
मैनी अ लिटिल बॉय वॉन्ट या वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैनी अ लिटिल बॉय, अब यहां पे बहुत सारे बच्चों को आप क्या बोल सकते हैं? मैनी लिटिल बॉयज या मैनी अ लिटिल बॉय, क्योंकि मैनी प्लस ए के साथ सिंगुलर आता है, यानी यहां पे बॉय है, बॉयज नहीं है, और बॉय है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब में हम हमेशा एस लगाते हैं, तो आंसर होगा वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? ये मैंने वैसे नाउन में भी कवर किया है, मैं दोबारा कवर कर देता हूं। कलेक्टिव बोलते हैं समूह को, जो समूह दिखाते हैं, ग्रुप दिखाते हैं। जैसे फैमिली, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, यानी ये कलेक्टिव नाउन है। टीम, टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, यानी ये समूह दिखाता है, यानी कलेक्टिव नाउन है। कमेटी, कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है। अब जो कलेक्टिव नाउन है ये दिखाते हैं समूह, ये भी एक ग्रुप दिखाते हैं, लेकिन ये होते सिंगुलर है। जैसे फैमिली है, फैमिली शब्द कैसा है? फैमिली सिंगुलर शब्द है, इसीलिए यहां पे हमने लिखा है द फैमिली राइड्स बाइक्स। मैंने राइड नहीं लिखा क्योंकि वर्ब सिंगुलर है, क्योंकि फैमिली शब्द सिंगुलर है। अगर मैं लिखता फैमिलीज तो यहां पे प्लूरल हो जाता, यानी राइड हो जाता। इसी तरह से टीम हर सैटरडे को प्रैक्टिस करती है, द टीम प्रैक्टिसेस एवरी सैटरडे। तो जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर की तरह काम करते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है, और ये बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक अपवाद है। अगर कलेक्टिव नाउन एक एकता दिखाते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन डिवीजन दिखाते हैं, यानी उनमें ऐसा लगता है कि अलगाव आ गया है, सेपरेशन आ गया है, यानी बहुता आ गई है, प्लूरैलिटी आ गई है, तो वो प्लूरल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। यहां पे जो जूरी है इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो जूरी ने अपना फैसला सुना दिया है, यानी जूरी ने जब अपना फैसला सुनाया, जूरी में जितने भी लोग थे, चाहे अंदरूनी उनमें कुछ भी बात हुई हो, बहस हुई हो, लेकिन जब उन्होंने फैसला सुनाया तो एक होकर सुनाया, यानी यहां पे यूनिटी नजर आ रही है। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, क्योंकि हैज है सिंगुलर। लेकिन अगर मैं बोलता हूं जूरी बटी हुई है, बटी हुई है यानी डिवीजन का भाव आ रहा है, अलगाव का आ रहा है, एकता का भाव नहीं आ रहा, इसलिए मैं बोलूंगा द जूरी आर डिवाइडेड ओवर द इशू। यहां पे जूरी इंडिविजुअल्स नजर आ रहे हैं, एकजुटता नजर नहीं आ रही, इसलिए द जूरी आर, जूरी इज नहीं होगा। इसी तरह कमेटी, अगर मैं बोलता हूं कमेटी डिसाइड करती है कि कैसे प्रोसीड करना है, काम को कैसे करना है, तो मैं बोलूंगा द कमेटी डिसाइड्स, क्योंकि जब कमेटी डिसीजन लेती है तो एकजुट होकर लेती है, यानी उनका फैसला एक होता है, इसलिए यूनिटी नजर आती है, इसलिए मैं लिखूंगा डिसाइड्स यानी सिंगुलर। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कमेटी को कहा गया अपने अपने हाथ खड़े करने के लिए, यानी कमेटी में जितने भी मेंबर थे उनके अलग अलग हाथ हैं, उनका एक हाथ नहीं है, यानी एक अलगाव नजर आता है, यानी इंडिविजुअल्स नजर आते हैं, एकजुटता नजर नहीं आती, इसलिए यहां पे वर आया है, वॉज नहीं आया, प्लूरल आया है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं जिनके अलग अलग हाथ हैं, यानी बहुवचन। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगले टॉपिक में, जिसको बोलते हैं कोई चीज नापना। जब हम किसी चीज को नापते हैं यानी मेजर करते हैं, अमाउंट मेजर करते हैं, क्वांटिटी मेजर करते हैं, तो उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ये आपको याद रखना है। जैसे अब ये सेंटेंस देखिए, 500 मीटर इज या आर अ लॉन्ग रेस। 500 मीटर एक बहुत लंबी रेस होती है, तो आप इसमें क्या भरेंगे? इज भरेंगे कि आर भरेंगे? अब आपको यह नहीं सोचना कि 500 मीटर तो बहुत ज्यादा होते हैं यानी बहुवचन है, ये बहुवचन नहीं है, क्योंकि यहां पे जो मीटर्स है ये नापने की यूनिट है, किसी चीज को मापने की ये एक इकाई है, इसीलिए यहां पे एक वचन आएगा। चाहे 500 मीटर हो चाहे 1000 मीटर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, यहां पे मैं किसी चीज को नाप रहा हूं, और जब मैं किसी चीज को नापता हूं तो हमेशा सिंगुलर आता है। सो आप इसमें लिखेंगे 500 मीटर इज अ लॉन्ग रेस। इसी तरह अगला सेंटेंस, 50 रुपीज इज या आर नॉट व्हाट आई वांट। 50 रुपए मुझे नहीं चाहिए, तो आप इज भरेंगे कि आर भरेंगे? यहां पे 50 रुपीज है, रुपीज बहुत सारे हैं, लेकिन यहां मैं 50 को नाप रहा हूं। रुपीज किसी चीज को नापने की यूनिट होती है, किसी चीज को मापने की इकाई होती है, इसलिए सिंगुलर आएगा। 50 रुपीज इज नॉट व्हाट आई वांट। अब इन दोनों सेंटेंस पे नजर डालिए और बताइए क्या आएगा। 100 मीटर्स इज अ डिफिकल्ट रेस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 100 मीटर, मीटर किसी चीज को नापने की इकाई है। लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, 100 मैंगोज इज या आर केप्ट इन द फ्रिज। 100 मैंगो, 100 आम फ्रिज के अंदर रखे हैं, इज आएगा कि आर आएगा?
अब यहाँ पे मैंगो किसी चीज को नापने की यूनिट नहीं है। मीटर तो यूनिट है, मीटर, टाइम, सेकंड, ये सब यूनिट होती है, लेकिन मैंगोज कोई वस्तु है, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें मैं कोई चीज नाप नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। और 100 मैंगोज है मतलब बहुवचन है, यानी यहाँ पे आर आएगा। सो 100 मैंगोज आर केप्ट इन द फ्रिज। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ये मैंने नाउन्स वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में कवर किया है, आप वहां भी देख सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको मैं गिन नहीं सकता, और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी, मनी को मैं गिन नहीं सकता। मैं नोट को गिन सकता हूं, सिक्कों को गिन सकता हूं, लेकिन मनी को नहीं गिन सकता। सो मनी इज या आर द रूट ऑफ मोस्ट इविल्स। इज आएगा कि आर आएगा? मनी अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इज आएगा। मनी इज द रूट ऑफ मोस्ट इविल। ऑल द इक्विपमेंट हैज या हैव बीन रिमूव्ड। हैज आएगा कि हैव आएगा? इक्विपमेंट क्या होता है? उपकरण। उपकरण अनकाउंटेबल होते हैं, सो इक्विपमेंट शब्द अनकाउंटेबल नाउन है, यानी यहाँ पे हैज आएगा। सो आप बोलेंगे ऑल द इक्विपमेंट हैज बीन रिमूव्ड। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दिखते प्लूरल जैसे हैं, लेकिन उनमें सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा। फॉर एग्जाम्पल एनी ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ऑल ऑफ, ये प्लूरल जैसे दिखते हैं सारे के सारे, लेकिन इन पे डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लड़कियां आज नहीं आई हैं, तो सम ऑफ आया है, सम ऑफ के साथ लड़कियां बहुवचन है, इसलिए वर्ब भी हैव आएगी, यानी बहुवचन आएगी। लेकिन अगर मैं बोलता हूं थोड़ा सा केक खा लिया है मैंने, तो सम ऑफ द केक। अब केक क्या है? केक सिंगुलर है, तो सम ऑफ, यहां पे सम ऑफ सिंगुलर के साथ लगाए, केक के साथ लगाए, यानी यहां पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी हैज आएगा। अगर यहां पे मान लीजिए केक्स होता तो फिर मैं यहां पे प्लूरल कर देता, हैव कर देता। यानी सम ऑफ अपने आप में कुछ नहीं दिखाएगा, सम ऑफ जिसके साथ लगाए वो डिसाइड करेगा कि सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द फर्नीचर। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, यानी सिंगुलर आएगा, तो यहां पे इज आएगा, आर नहीं आएगा। अब देखते हैं परसेंट और परसेंटेज में क्या फर्क होता है। परसेंट डिपेंड करता है कि किसके साथ आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल के साथ आएगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी। और परसेंट के पहले हमेशा नंबर लगता है, जैसे 50%, 60%, लेकिन परसेंटेज के पहले कभी भी नंबर नहीं लगता। और परसेंटेज जो शब्द है वो हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन परसेंट जो शब्द है उसमें डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। फॉर एग्जाम्पल 2% बच्चे क्लास में फेल हो गए हैं, ओनली 2% ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहां पे स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसीलिए आप यूज करेंगे हैव। अराउंड 10% ऑफ द फॉरेस्ट इज डिस्ट्रॉयड ईच ईयर। 10% जंगल हर साल खत्म हो जाता है, तो यहां पे जंगल सिंगुलर है, फॉरेस्ट ना कि फॉरेस्ट्स, इसीलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी इज आएगा। लेकिन परसेंटेज हमेशा सिंगुलर रहता है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें परसेंटेज आ गया मतलब सिंगुलर आएगा। जैसे द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल हैज डिक्रीज्ड। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल हैव डिक्रीज्ड, तो इसमें क्या आंसर होगा? परसेंटेज के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, यानी हैज आएगा। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल हैज डिक्रीज्ड। आइए अब कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं आपको, जिससे आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए। ये सेंटेंस देखिए, इसमें बताइए क्या आएगा। A journey of 1,000 miles begin या begins with a small step। यानी हजारों मील की दूरी एक छोटे से कदम से शुरू होती है। इसमें begin आएगा कि begins आएगा? अब अपना इसमें गोल्डन रूल लगाओ, सब्जेक्ट पहचानो, वर्ब अपने आप आ जाएगी। सब्जेक्ट क्या है इसमें? क्या चीज स्टार्ट होती है? जर्नी। अब वो जर्नी कितने कदमों की है उससे फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट इसमें जर्नी है और जर्नी सिंगुलर है, यानी यहां पे begins आएगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के अंदर एस लगा देते हैं, तो आंसर है बिगिंस। इसी तरह जितने भी महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, सबका नाम कॉन्सोनेंट पे स्टार्ट होता है। द नेम ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड्स या एंड विद अ कॉन्सोनेंट। जितने भी महाद्वीप हैं उनका नाम कॉन्सोनेंट पे खत्म होता है। एंड आएगा कि एंड्स आएगा? क्या चीज कॉन्सोनेंट में खत्म होती है? नाम, यानी सब्जेक्ट है नाम, कॉन्टिनेंट्स नहीं। और नाम क्या है? सिंगुलर, क्योंकि अगर प्लूरल होता तो नेम्स होता, यहां पे है सिर्फ नेम, यानी सिंगुलर है, तो यहां पे आएगा एंड्स। अगला है रेपुटेशन बनाने में कई साल लग जाते हैं, तो इट टेक्स या इट टेक ईयर्स टू बिल्ड रेपुटेशन। तो यहां पे इट है सब्जेक्ट,
तो यहां पे इट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आएगा टेक्स। नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड जूस हैज या हैव इट्स ओन एडवांटेजेस। किस चीज के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं? इंट्रोडक्शन के। वो इंट्रोडक्शन किस चीज का है इससे फर्क नहीं पड़ता, इंट्रोडक्शन के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, यानी इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है। और इंट्रोडक्शन क्या है? एक वचन, यानी यहां पे आएगा हैज। इसमें बड़े आसानी से कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि टी, कॉफी और जूस बहुत सारी चीजें हैं, तो आप सोचोगे ये बहुवचन है, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट ये है ही नहीं, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है, इसमें टी, कॉफी और जूस नहीं है। इसी तरह a rise in rents and wages has या have been found across Delhi in the last decade। यानी दिल्ली में राइज देखा गया है, किस चीज में? रेंट्स और वेजेस में। तो राइज किस चीज में देखा गया है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या देखा गया है? राइज। तो राइज सब्जेक्ट है और राइज क्या है? एक वचन, सिंगुलर, यानी यहां पे हैज आएगा। अब ये बताइए इसमें कौन सा ठीक है? ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के इस तरह के। A white and black gown was bought by her। A white and a black gown was bought by her। उसने एक व्हाइट और ब्लैक गाउन खरीदा। अब इसमें A white and black gown में A सिर्फ एक ही बार लगा है। आर्टिकल जब एक ही बार लगता है, बार बार नहीं लगता, मतलब एक ही चीज है, यानी एक ही गाउन है, वो ही व्हाइट है और वो ही ब्लैक है, इसीलिए यहां पे सिंगुलर आएगा was। यानी ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन नीचे वाला देखते हैं। A white and a black, दोनों के आगे अलग अलग आर्टिकल लगाए, यानी ये दो अलग अलग गाउन है, एक व्हाइट गाउन है और एक ब्लैक गाउन है, यानी बहुवचन हो गए। तो बहुवचन यानी यहाँ पे वॉज लगाया, यानी ये गलत है, यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे वर आएगा, क्योंकि दो अलग अलग गाउन खरीदे गए हैं, यानी बहुवचन। ये सेंटेंस बताइए ठीक है या गलत है? द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर वेरी गुड। जो संतरे और सेब है उनकी क्वालिटी बहुत शानदार है। क्या चीज बहुत शानदार है? क्वालिटी, यानी सब्जेक्ट है क्वालिटी। एप्पल्स और ऑरेंजेस से फर्क नहीं पड़ता, एप्पल और ऑरेंजेस बहुवचन है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? सिंगुलर, यानी यहां पे आर नहीं आएगा, इज आएगा। क्वालिटी ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इज वेरी गुड। सो ये था कंप्लीट चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आई होप इससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमेशा पहले सब्जेक्ट देखो सेंटेंस के अंदर क्या है, उसके हिसाब से वर्ब लगाओ। क्वेश्चन जो आएंगे वो वही आएंगे जो मैंने इस पेन ड्राइव में इस चैप्टर के अंदर कवर किए हैं, इससे बाहर कोई भी रूल नहीं आएगा। तो अब आपको अभ्यास करना है इसका, जितना से ज्यादा हो सके इसका अभ्यास कीजिए और आई होप आपके इसमें बहुत अच्छे नंबर आए। थैंक यू।